अब हम पढ़ने वाले हैं कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर दैट इज सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी इट इज द क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोग्रेशन ऑफ prostate cancer despite the castrate level of testosterone that is less than 50 नैनोग्राम पर डीएल। क्या मतलब हुआ कि जो सीआरपीसी होता है वो क्लिनिकली, रेडियोलॉजिकली या बायोकेमिकली प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है आफ्टर द castration level of testosterone that is less than 50 नैनोग्राम पर डीएल हैज बीन अचीव्ड। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक नॉन मेटास्टैटिक होगा या मेटास्टैटिक होगा। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है सीआरपीसी का वो डिफाइंड होता है पीसीडब्ल्यूजी 3 के द्वारा। पीसीडब्ल्यूजी 3 क्या होता है? इट इज प्रोस्टेट कैंसर वर्किंग ग्रुप 3। तो प्रोस्टेट कैंसर वर्किंग ग्रुप 3 इनके अकॉर्डिंग इनका क्राइटेरिया आता है। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि द कास्ट्रेट टेस्टोस्टेरोन लेवल शुड बी लेस देन 50 नैनोग्राम पर डीएल। एंड दूसरा क्राइटेरिया है प्रोग्रेशन जो है एडीटी के बाद भी हो रहा है। अब प्रोग्रेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन की बात करें तो उसमें कोई न्यू लेजन अपीयर करता है तो उसको रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। फिर पीएसए प्रोग्रेशन अगर बायोकेमिकल की बात करें तो बायोकेमिकल में क्या होगा कि देयर इज टू कंसेक्यूटिव राइजेस एट लीस्ट 1 वीक अपार्ट विद फाइनल पीएसए मोर देन 2। तो मतलब 1 हफ्ते बाद 2 बार हम लोग पीएसए को टेस्ट करेंगे। जब हम टेस्ट करेंगे तो जो फाइनल पीएसए है मोर देन 2 नैनोग्राम पर डीएल होना चाहिए। फिर तीसरा है देयर इज क्लिनिकल प्रोग्रेशन। क्लिनिकल प्रोग्रेशन में क्या होगा? पेशेंट को आइदर पेन हो, वेट लॉस हो या डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस। तो ये होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सीआरपीसी। अब सीआरपीसी होता क्यों है? अब प्रोस्टेट कैंसर को ग्रो करने के लिए टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है जो कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसके प्रोग्रेस ना करें इसलिए हम लोग इसको कास्ट्रेशन कर देते हैं या सर्जिकली दोनों टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं या एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी पे करते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम से कम हो जाए और ट्यूमर प्रोग्रेस ना करे। बट उसके बाद भी अगर ट्यूमर प्रोग्रेस कर रहा है तो इसे ही बोलते हैं कास्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर। ये होता क्यों है? क्योंकि जो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड करके काम करता है। तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो रहते हैं उसमें चेंजेस आते हैं। कुछ पहला क्या चेंज आता है? एंड्रोजन रिसेप्टर्स का ओवर एक्सप्रेशन होता है। तो उसमें होता क्या है कि जब एंड्रोजन रिसेप्टर ओवर एक्सप्रेस करेंगे तो उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब जो थोड़ा सा भी एंड्रोजन का लेवल है उसमें भी जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करते हैं। फिर दूसरा होता है एंड्रोजन रिसेप्टर म्यूटेशन। एंड्रोजन रिसेप्टर म्यूटेशन से क्या होता है कि देयर इज मतलब लाइगेंड स्पेसिफिसिटी जो रहता है तो वो उसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं। तीसरा जो रहता है एंड्रोजन रिसेप्टर में एक स्प्लाइस वेरिएंट मिलता है। एंड्रोजन रिसेप्टर स्प्लाइस वेरिएंट उसमें क्या होता है? एंड्रोजन रिसेप्टर VR7 जो रहता है वो मिलता है और एंड्रोजन रिसेप्टर VR7 जो रहता है वो क्या होता है? वो इंडिपेंडेंटली एंड्रोजन रिसेप्टर पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। तो ये 3 जो हो गए वो एंड्रोजन रिसेप्टर से हो गए। फिर अब क्या होता है? जो ट्यूमर के अंदर जो सेल्स होती हैं वो खुद ही एंड्रोजन बनाने लगती हैं। उसको बोलते हैं इंट्रा ट्यूमरल एंड्रोजन सिंथेसिस। तो जो ट्यूमर अपना खुद का एंड्रोजन बनाने लगती हैं और ये होता क्यों है? CYP17A1 जो रहता है अप रेगुलेट हो जाता है जिसकी वजह से ये होता है। फिर अगला जो रहता है एंड्रोजन रिसेप्टर्स के जो कोफैक्टर्स होते हैं उसमें थोड़े अल्टरेशन या चेंजेस हो जाते हैं। एंड्रोजन रिसेप्टर कोफैक्टर्स अल्टरेशन तो जिसकी वजह से ग्रोथ प्रमोट होता है ट्यूमर का। फिर उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाईपास पाथवे। बाईपास पाथवे क्या है कि जैसे एंड्रोजन रिसेप्टर की तरह कुछ अदर पाथवे होते हैं जो उसको नॉन एंड्रोजन रिसेप्टर ग्रोथ पाथवे बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसमें पहला पाथवे है PI3AKT पाथवे, दूसरा है EGFR पाथवे और तीसरा है मैप काइनेज पाथवे। तो इस तरह के 3 पाथवे होते हैं। कौन-कौन से? PI3AKT पाथवे, EGFR पाथवे और मैप काइनेज पाथवे। ये पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर और रीज़न है स्टेम लाइक सेल पॉपुलेशन। स्टेम लाइक सेल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो क्लोन्स हैं, सब क्लोन्स वो कंटिन्यू करते हैं पॉलिफरेशन। जैसे कि स्टेम सेल्स पॉलिफरेट करती हैं वैसे ही वो पॉलिफरेट करते रहते हैं तो ट्यूमर जो है ग्रो करता रहता है।
फिर कुछ में जो ट्यूमर होते हैं उसमें न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रेसिव वेरिएंट मिलता है। एग्रेसिव वेरिएंट जो रहता है न्यूरोएंडोक्राइन, और इस न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन की वजह से उसको एंड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है और वो एंड्रोजन इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो क्या-क्या रीज़न होता है? सबसे पहले जो एंड्रोजन रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन, फिर एंड्रोजन रिसेप्टर का म्यूटेशन, एंड्रोजन रिसेप्टर में स्प्लाइस वेरिएंट जो कि AR-V7 होता है। फिर उसके बाद एंड्रोजन रिसेप्टर में जो कोफैक्टर होता है उसमें अल्टरेशन हो जाता है। फिर अब कुछ इंट्राट्यूमरल एंड्रोजन सिंथेसिस होने लगता है, बाईपास पाथवे डेवलप हो जाते हैं, स्टेम लाइक सेल पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है और न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? चूँकि हम लोग एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी दे चुके हैं, पहले उसी को दे रहे थे, बट उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन जो है 50 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा है, उसके बाद भी हमें जो रहता है टेस्टोस्टेरोन देते रहना है। कास्ट्रेट लेवल टेस्टोस्टेरोन जो रहता है, उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना होता है। तो अगर रेजिस्टेंट डेवलप भी हो जा रहा है, उसके बाद भी हमें एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी जो है, वो देते रहना है। अब बात करते हैं मेटास्टैटिक के बेसिस पे। जो सीआरपीसी होते हैं कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट, वो आइदर नॉन मेटास्टैटिक होते हैं और मेटास्टैसिस होते हैं। तो अगर नॉन मेटास्टैटिक होंगे तो हमारा गोल क्या होगा? हमारा गोल होगा कि मेटास्टैसिस को डिले करना। तो ऐसे केसेस में हमें जो सेकंड जनरेशन एंड्रोजन रिसेप्टर इन्हिबिटर्स ड्रग होती हैं, उनको यूज़ करते हैं, और वो 3 ड्रग कौन-कौन सी है? एपलूटामाइड, एनजालूटामाइड एंड दारुलूटामाइड। तो हमें याद रखना है जो एनजालूटामाइड है, वो मोस्टली प्रेफ़र किया जाता है। तो एपलूटामाइड, एनजालूटामाइड एंड दारुलूटामाइड जो रहता है, वो यूज़ करते हैं सेकंड जनरेशन इन केस ऑफ नॉन मेटास्टैटिक। इससे क्या होता है कि ये जो मेटास्टैसिस फ्री सर्वाइवल होता है, वो काफ़ी लंबा रहता है और ऑलमोस्ट 40 महीने तक मेटास्टैसिस नहीं डेवलप होता है। 40 महीने का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 3 टू 3 एंड अ हाफ ईयर्स तक मेटास्टैसिस नहीं होता है। अब दूसरा है कि कैंसर को मेटास्टैसिस हो गया है, तो ऐसे केस में जो हमें एंड्रोजन बना हुआ है, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। उसके लिए हमें देना पड़ता है एब्रेटिरॉन एसीटेट। एब्रेटिरॉन एसीटेट क्या करता है? CYP17A1 को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि एंड्रोजन की सिंथेसिस बंद हो जाती है, और इसको हमेशा हम लोग स्टेरॉइड के साथ देते हैं प्रेडनिसोलोन के साथ, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होता है एक्सेस, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। जो प्रिफर्ड ड्रग होती है एंड्रोजन मेटास्टैटिक में, वो होती है एंजालूटामाइड। एंजालूटामाइड जो रहती है एंड्रोजन रिसेप्टर इन्हिबिटर होता है, वो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, मेटास्टैटिक हो या नॉन मेटास्टैटिक। फिर जो दूसरा हम लोग ऐड ऑन थेरेपी करते हैं, वो होता है डोसीटैक्सल। तो जो डोसीटैक्सल जो रहता है वो कीमोथेरेपी की तरह होता है, फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी होता है अगर मेटास्टैटिक में अगर सिम्प्टोमेटिक हो गया है तो। सिम्प्टोमेटिक मेटास्टैटिक सीआरपीसी में फर्स्ट लाइन डोसीटैक्सल है। फिर दूसरी जो ड्रग होती है कैबाज़ीटैक्सल, अगर डोसीटैक्सल नहीं काम कर रहा है तो कैबाज़ीटैक्सल यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट को सिम्पटम है, उसको रिलीफ़ करने के लिए या इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमें स्टेरॉइड प्रेडनिसोन लेना चाहिए, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक्सेस होता है, उसको ब्लॉक करता है। फिर तीसरा जो ड्रग होता है वो होता है इम्यूनोथेरेपी। हम लोग सिप्लूसिल टी भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑटोलॉगस डेंड्रियाटिक सेल वैक्सीन होता है। ये हम लोग एसिम्प्टोमेटिक या मिनिमली सिम्प्टोमेटिक मेटास्टैटिक सीआरपीसी में यूज़ करते हैं। ये ओवरऑल सर्वाइवल बढ़ाता है। फिर हम लोग मेटास्टैटिक में अगर बोन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो हम लोग ज़ोलिंडोनिक एसिड देते हैं। ज़ोलिंडोनिक एसिड जो होता है बिसफॉस्फोनेट होता है। ये बोन के रिसॉर्प्शन को कम करता है, जिसकी वजह से स्केलेटल रिलेटेड इवेंट्स जो रहते हैं वो प्रिवेंट होते हैं। फिर दूसरा जो ड्रग होता है वो डिनोसुमैब होता है। डिनोसुमैब रैंक लिगैंड इन्हिबिटर होता है, और ये अल्टरनेटिव होता है बिसफॉस्फोनेट, दैट इज़ ज़ोलिंडोनिक एसिड। फिर तीसरा जो रहता है वो अल्फा एमिटर होता है, और जिसका नाम होता है रेडियम 223। रेडियम 223 बोन मेट्स को टारगेट करता है और इम्प्रूव करता है सर्वाइवल। ये तब देते हैं जब सिर्फ बोन ओनली मेट्स होता है। फिर पांचवी ग्रुप ऑफ जो ड्रग होती है वो होती है पार्प इनहिबिटर्स। पार्प इनहिबिटर्स जो रहता है BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन के केसेस में देते हैं, और इसमें हम लोग ओलापारिब या रुकापारिब देते हैं। फिर उसके बाद मल्टी मोडालिटी जो ट्रीटमेंट हम लोग चला रहे हैं, ये जो बेसिकली इस बेसिस पे डिपेंड करता है मेटास्टैटिक में कि पेशेंट का सिम्पटम्स कैसा है, परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है, और पहले उसने एडीटी लिया है कि नहीं, कीमो लिया है कि नहीं, और मॉलिक्यूलर प्रोफाइल में ब्रैका म्यूटेशन है कि नहीं, और एंड्रोजन रिसेप्टर B7 स्टेटस। इन सब के बेसिस पे हम लोग मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट चलाते हैं। फॉलो अप कैसे करते हैं? फॉलो अप के लिए हर 3 महीने पे हम लोग पीएसए और एएलपी कराते हैं। एएलपी बोन में अगर मेट्स होगा तो एएलपी बढ़ता है, तो पीएसए और एएलपी हर 3 महीने पे कराते हैं। टेस्टोस्टेरोन कराते रहेंगे ताकि हमें पता रहे कि कास्ट्रेशन लेवल अचीव हुआ है कि नहीं, और इमेजिंग कराते हैं। इमेजिंग में हम लोग सीटी स्कैन के साथ बोन स्कैन करा लेते हैं या पीएसएमए पेट करा लेते हैं। अब बात करें सीआरपीसी का, तो सीआरपीसी में जो मीडियन सर्वाइवल होता है वो 2 टू 3 इयर्स होता है, और जितना
कम मेटास्टेसिस होगा उतना बेटर जो होता है सर्वाइवल होता है। अब इसमें हम देखेंगे जो एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं या गुड परफॉर्मेंस स्टेटस है अगर पेशेंट का और या पीएसए का डबलिंग रेट कम है तो ऐसे केसेज़ में सर्वाइवल अच्छा होता है। तो हम लोग बात करें तो जो सीआरपीसी होता है ये एक हाइली हेटेरोजेनस और कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोस्टेट कैंसर होता है, जो कि मेनली जो एंड्रोजन रिसेप्टर सिग्नलिंग है वो कंटिन्यू करता रहता है इवन आफ्टर अचीविंग द कास्ट्रेट लेवल। तो ये जो कैंसर है वो प्रोग्रेस करता है और कुछ नए पाथवे डेवलप कर जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली हम लोग जो एंड्रोजन पाथवे है और बोन मेटास्टेसिस पेशेंट का उसको टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ इम्प्रूव्ड सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ।